हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। ये सारे क्वेश्चन आपके स्टेट 2024 और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप टॉप 30 में 15 प्लस स्कोर लेकर आते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपका स्कोर 15 से अभी कम आ रहा है तो आप लोग के लिए प्रॉपर टाइम है। अभी से भी आप तैयारी करते हो तो आप स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो, बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी नया पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। क्वेश्चन आंसर अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस करना। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और क्लास 12 का एमसीक्यू दिया जाएगा, जो आपने स्टेट में और बीपीएससी में देखा होगा। कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 251 में। अगर आप कोई सिंगल लेना चाहते हो सिर्फ प्रैक्टिस सेट तो सिर्फ 151 और एनसीईआरटी भी सिर्फ 151। आप इसका कॉम्बो लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। साथ में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में जो अभी आपका एमसीक्यू सीरीज चल रहा है टॉप 30, वो भी आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कॉम्बो के अंदर। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको शेयर करूँगा कैसे मैंने अपना स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई किया और कैसे आप भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सवाल आप अंत तक जरूर अटेम्प्ट करना। कोई नहीं जानता कौन सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विचलित व्यवहार। विचलित व्यवहार को इंग्लिश में डेविएंट बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। अगर आपको विचलित वर्ड समझ ना आ रहा हो तो आपको बताना है कि डेविएंट बिहेवियर किसे हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है विघटनकारी शक्तियों को संतुलन में लाता है। ऑप्शन बी लोगों के सामाजिक जीवन में संतुलन बिगाड़ता है। या ऑप्शन सी विचलन के विपरीत कार्य करता है। या ऑप्शन डी अर्थात वो आचरण जो मेहनती व्यक्तियों द्वारा दिखाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और बताइए कि एक या अधिक घटक कारकों की ओर से इस तरह से व्यवहार करने की प्रवृत्ति जिसे इंटरेक्टिव प्रक्रिया को संतुलन बिगाड़ा जाए, ये किसकी परिभाषा है। आपने मैंने कल बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था और इससे पहले हमने बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। उसमें आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट से आपके पेपर में हर बार 8 से 10 सवाल पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए हर क्वेश्चन, हर प्रैक्टिस सेट में मैं आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डालता हूँ, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है डब्ल्यू.जी. सुमेनर, एमिल दुर्किम, आर.के. मटन या ऑप्शन डी है टेलकॉट पार्सन्स। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है किसी अभिनेता की एक से अधिक संस्थागत मानक प्रतिमानों के उल्लंघन में व्यवहार करने की प्रेरित प्रवृत्ति किसकी एक परिभाषा मानी जाती है। पहला ऑप्शन है विचलित व्यवहार, प्रथागत आज्ञाकारिता, इनकार प्रवृत्ति या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा डेविएंट बिहेवियर। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। आपको बताना है कि फ्रॉइड, जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ईद का सर्वोत्तम अनुवाद डैश के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है कारण, शत्रुता, इच्छा या ऑप्शन डी है सामाजिक विवेक। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्रॉइड एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण माने जाते हैं जिन्होंने 3 मन की चेतना बताई थी। पहला आपका ईद, दूसरा आपका ईगो और तीसरा आपका सुपर ईगो। लेकिन इस सवाल में आपसे सिर्फ ईद के बारे में पूछा गया है कि ईद का सर्वोत्तम अनुवाद किसे कंसीडर किया जाता है। तो याद रखिएगा डिजायर, जो आपका ईद होता है वो आपकी डिजायर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कूली के अनुसार डैश की अवधारणा स्वयं की एक व्यक्तिगत धारणा को संदर्भित करती है, जो इस बात से निर्धारित होती है कि कोई व्यक्ति दूसरों को कैसा दिखता है या दूसरे
हम कैसे समझते हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है, इसे आपको आंसर पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण अन्य, ऑप्शन बी है सामान्यीकृत अन्य, लुकिंग ग्लास या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन-सा समाजीकरण के संबंध में सत्य है? आपको एक समाजीकरण को लेकर एक स्टेटमेंट कौन-सा सत्य है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, ये व्यक्तिगत समाजीकरण करता है, या ऑप्शन बी, ये समाज के व्यक्ति से ऊपर रखता है, ये व्यक्ति को सामाजिक दायरे में लाता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज़। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसका नाम जुड़ा हुआ है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सीएच कुली, जीएच मीड, सिगमंड फ्रॉइड, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ये सवाल स्टेट वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे स्टेट वाले इसे विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। 100% ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिकरण के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? फिर से आपको एक सामाजिकरण को लेकर, सोशलाइज़ेशन को लेकर एक स्टेटमेंट ट्रू चुनना है कि इसमें कौन-सा व्हिच इज़ ट्रू ऑफ सोशलाइज़ेशन। पहला ऑप्शन है, ये व्यक्तियों के भीतर मूल्य और शिष्टाचार पर प्रकाश डालता है। सामाजिकरण में नई चीज़ों को सिखाना और अनुपयुक्त व्यवहारों को भूलना दोनों शामिल है। या ऑप्शन सी, सामाजिकरण जानबूझकर और अनजाने में दोनों होता है। या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसने ईद, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा पेश की? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड ने एक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मन की लेकर 3 अपने प्रकार बताए। पहला ईद, सेकंड ईगो और तीसरा सुपर ईगो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड। टी और मी की अवधारणा को किस नाम से दिया गया है? टी और मी, आपने देखा होगा टी एंड मी। आपको बताना है कि इसकी अवधारणा किसके द्वारा पहली बार दिया गया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद ज़रूर कर लेना। पहला ऑप्शन है सीएच कुली, जीएच मीड, सिगमंड फ्रायड, या ऑप्शन डी है मैकआइवर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीएच मीड। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भूमिका को निभाने की प्रक्रिया के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया किसने प्रस्तुत की है? पहला ऑप्शन है ओ मिड, सी एच कुली, एस फ्रॉयड, या ऑप्शन डी है टी मजमूदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ मिड। महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा किसके नाम से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है सी एच कुली, जी एच मिड, एस फ्रॉयड, या ऑप्शन डी है मैकआइवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जीएच मीट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट हमारे साथ बना सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसके नाम से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है जीएच मिड, सीएच कुली, मैक्लवर, या ऑप्शन डी है एस फ्रॉयड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बी होगा, सीएच कुली। निम्नलिखित में किसमें द्वितीयक सहयोग शामिल है?
आपको बताना है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इन्वॉल्व सेकेंडरी कॉपरेशन। पहला ऑप्शन है ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी है वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को हराने के लिए शामिल हुए थे, या ऑप्शन सी खेल का मैदान पर रेफरी, खिलाड़ी और दर्शक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में किसमें द्वितीयक सहयोग शामिल नहीं है? इसमें आपको बताना है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग डज नॉट इन्वॉल्व सेकेंडरी कॉपरेशन। पहला ऑप्शन है धार्मिक संगठन, उद्योग, ट्रेड यूनियन, या ऑप्शन डी है टीचर स्टूडेंट रिलेशन। तो याद रखिएगा, बात जब भी की जाए सेकेंडरी सहयोग शामिल नहीं होने की, तो उसमें आपका टीचर और छात्र का जो संबंध होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें द्वितीयक सहयोग शामिल है? आपको बताना है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इन्वॉल्व सेकेंडरी कॉपरेशन। पहला ऑप्शन है एक परिवार, कैबिनेट, पार्टी कार्यकारिणी, या ऑप्शन डी है ट्रेड यूनियन। तो याद रखिएगा, जो आपका फैमिली होता है वो तो पहले आपका प्राइमरी में आता है, लेकिन जो ट्रेड यूनियन है वो एक सेकेंडरी कॉपरेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? पहला ऑप्शन है परिवार, सरकार, संसद, या ऑप्शन डी है महासभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा परिवार, क्योंकि आपसे डायरेक्ट कॉपरेशन के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में किसमें सहयोग का सिद्धांत शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन इज नॉट इन्वॉल्व्ड। पहला ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है परिवार नियोजन, या ऑप्शन डी है क्रिकेट क्लब के खिलाफ विरोधी संगठित करने का इरादा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सहयोग का सिद्धांत किसमें शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी में जो है, इसमें कोई भी आपका सहयोग का सिद्धांत दिख नहीं रहा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सा बहुविवाह का लाभ नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें स्वस्थ बच्चे पैदा करना संभव नहीं है, ऑप्शन बी है इसमें यौन भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है, इसमें संपत्ति का विखंडन बचाया जाता है, या ऑप्शन डी इससे परिवार में सामंजस्य बना रहता है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा सवाल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसमें परिवार में सामंजस्य बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, विवाह में एडलिफिक बहुपाती प्रथा में बच्चों को किसकी संतान माना जाता है? पहला ऑप्शन है सबसे छोटा भाई, सबसे बड़ा भाई, मामा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सबसे बड़ा भाई। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कि मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा परिवार का विकास का सही क्रम है? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन को रीड करना है और बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सजातीय परिवार, पुनर्लुअन परिवार, सिंडे सिमियन परिवार, पितृ सभात्मक परिवार और मोनोगैमियन परिवार। ये आपका मॉर्गन के अनुसार ये परिवार को लेकर सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपकी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको बताना है कि मातृ समातक परिवार परिवार में विवाह का संबंध कैसे होता है? ठीक है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, जो आपके माता के साइड से जो फैमिली जो रिलेशन होते हैं उसे हम मातृ समात्मक परिवार कहते हैं। आपको बताना है कि संबंध किससे होता है। पहला ऑप्शन है क्षणिक प्रकृति से, अस्थायी प्रकृति का, प्रकृति में दोहरे संयोग का, या ऑप्शन डी प्रीतस्मात्मक समाज के समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अस्थायी प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है कि आदिम समाजों की विशेषता रिश्तेदारी में डैश सबसे अधिक जुड़ी होती हैं।
पहला ऑप्शन है वर्गीकरणात्मक, अस्पष्ट, वर्णनात्मक या ऑप्शन डी है भ्रामक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य पुरुष पूर्वज के वंशजों को डैश कहा जाता है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, क्योंकि नोट्स में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट नोट डाउन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराए जाएंगे वो सारा कुछ आपको आपके नंबर पे शेयर किया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी आपको नोट डाउन करने की और स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा एंग्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि एक महिला पैदा नहीं होती बल्कि वो बन जाती है। ये किसने कहा था? ये सवाल काफ़ी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडररेटेड स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सिमोन डी बोवाइडर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट आपको इंडिया में देखने को मिली होगी। उसके पीछे जो मेन रीज़न क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है महिलाओं में एनीमिया, डॉक्टरों की लापरवाही, निरक्षरता या ऑप्शन डी है किशोर गर्भधारण। तो याद रखिएगा किशोर गर्भधारण एक रीज़न हो सकता है कि कम एज में शादी होना, इस वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं होती पाती है और उसमें मैक्सिमम मृत्यु देखने को मिलता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मेन रीज़न अभी भारत के जो रिकॉर्ड में आपका जो उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन दिए गए थे, वो महिलाओं में एनीमिया, मतलब एनीमिया की कमी से महिलाओं को जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ने के पीछे एनीमिया का रीज़न देखने को मिला है। सेकंड ऑप्शन था किशोर की गर्भधारणा, मतलब जो कम एज में लड़कियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनकी काफ़ी कम टाइम में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर की लापरवाही भी होती है, कहीं-कहीं आपने गाँव में देखा होगा कि डॉक्टर को इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन करता है, जिस वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये तो आपके 3 मेन रीज़न है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल रीज़न है, वो है आपका महिलाओं में एनीमिया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगर ये सवाल आपके बीपीएससी में पूछा जाता, तो ऑप्शन बीपीएससी में एक ई ऑप्शन होता है 1 से अधिक। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन ई टिक आउट करना 1 से अधिक, क्योंकि इसका जो रीज़न है 1 से अधिक का रीज़न है। लेकिन स्टेट में आपका 4 ऑप्शन होता है, तो आप 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हो। तो उन उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा महिलाओं में एनीमिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि मार्क्स का मानना था कि पश्चिमी समाज का विकास निम्नलिखित मुख्य युगों के माध्यम से हुआ था। वो कौन-कौन से युग थे? मतलब मुख्य युग थे, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत में अलगाव की अवधारणा को सबसे पहले किसने पेश किया? Who first introduced the concept of alienation into sociological theory? पहला ऑप्शन है हेगल, अगस्त कम्टे, मार्क्स या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मार्क्स। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसमें सांस्कृतिक ढांचे के भीतर पुरुषों और समूह के बीच पारस्परिक संबंध अंतक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है समाज, समुदाय, सामाजिक समूह या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोसाइटी। और आज का लास्ट और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। आपको बताना है कि वेबर ने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की पहचान की है जिन्हें उनके अर्थों के आधार पर पहचाना जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इमोशनल, ट्रेडिशनल एंड रेशनल एक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हो, अगर आप भी लेने में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ 251 में, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा। साथ में एनसीईआरटी, जो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला था, आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको शेयर किया जाएगा। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके एमसीक्यू अभी सीरीज चल रहा है, वो भी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, सिर्फ 251 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना।